लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है बदलती हुई संस्कृति और परंपराएं। आपके पुराने एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 7 है। नए एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो वहां पर आपके सिलेबस के अनुसार, क्योंकि बहुत से चैप्टर काट दिए गए, तो ये है चैप्टर नंबर 5। सो इस चैप्टर नंबर की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर जो 5 इस समय आपके सिलेबस के अनुसार है। और इस चैप्टर के हम इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, और जो पहले ही पूछे जा चुके उन सभी क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर में दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर आ चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए देर ना करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बदलती हुई संस्कृति परंपराएं, यानी चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन का, पहले हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज की, क्योंकि एमसीक्यूज इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप लिखा गया कि रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो भाई रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रेनेसा का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म। क्या है रेनेसा का शाब्दिक अर्थ? क्या है? तो वह है पुनर्जन्म। ठीक है, तो रेनेसा का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म। दूसरा क्वेश्चन है कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा? तो कोलंबस अमेरिका पहुंचता है ए 1492, बी 1498, सी 1592 और डी 1600। तो कोलंबस अमेरिका पहुंचता है 1492 ईस्वी में। इसी प्रकार से वास्को डी गामा भारत कब पहुंचता है? 1498 में। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होते हैं? तो यूरोप में सबसे पहले जो विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है वो की जाती है इटली में। जी हाँ, इटली यूरोप का वह शहर है जहां सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और जो विश्वविद्यालय बनता है वो विधि यानी कानूनी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन पूछा है क्या कि भाई रेनेसा, क्या क्वेश्चन है यहां देख सकते हैं भाई। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि भाई रेनेसा कालीन इटली का सबसे जीवंत बौद्धिक नगर था। तो रेनेसा कालीन इटली का सबसे जीवंत बौद्धिक नगर था फ्लोरेंस। आप इसे रेनेसा कालीन कह लीजिए, पुनर्जागरण कालीन कह लीजिए, दोनों एक ही है। तो इसका सबसे बौद्धिक जो वो नगर था वो था आपका फ्लोरेंस। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन यूरोप में सबसे अधिक प्रभाव था। तो मध्यकालीन यूरोप में जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव था वो था चर्च का, लेकिन पुनर्जागरण के बाद जो सबसे अधिक प्रभाव होने लगा मानवतावादियों का। आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक कौन थे भाई? तो आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक हैं अल राजी। कौन है? अल राजी। सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ करने वाला पहला व्यक्ति था, तो था आंड्रियस वेसिलियस। वो कौन थे? आंड्रियस वेसिलियस। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है दी पाइटा नामक लेप चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो दी पाइटा नामक लेप चित्र बनाया गया माइकल एंजेलो के द्वारा। जी हाँ, माइकल एंजेलो दी पाइटा नामक चित्र बनाने वाले चित्रकार हैं। इसी प्रकार से फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रारूप निम्न वास्तुकार ने प्रस्तुत किया था। तो वो उस वास्तुकार का नाम क्या है जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रारूप प्रस्तुत किया? हुआ है फिलिप्पो ब्रुनेलेसी। कौन है? फिलिप्पो ब्रुनेलेसी। क्वेश्चन नंबर 10, पहले छापे खाने का निर्माण किया गया? तो भाई पहले छापे खाने का निर्माण किया गया था गुटेनबर्ग के द्वारा। और जो पहली पुस्तक छापे गई थी इनके द्वारा थी बाइबल। दी प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भाई दी प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक हैं निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली दी प्रिंस के लेखक हैं। महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित किसने किया? तो भाई महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित किया था कसांद्रा फेदेल ने। किसने किया? कसांद्रा फेदेल। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है मांटुआ राज्य पर शासन करने वाली पहली महिला थी। तो मांटुआ राज्य पर शासन करने वाली पहली महिला है वो है इसाबेला दी इस्ते। कौन है? इसाबेला दी इस्ते। नेक्स्ट, चर्च की बुराइयों के आलोचक कौन थे? भाई चर्च की बुराइयों के आलोचक टॉमस मोर भी थे, एरिस्टमस भी थे, मार्टिन लूथर भी थे। ये सभी जो है चर्च की बुराइयों के आलोचक थे।
यूटोपिया। इसी प्रकार से प्रोटेस्टेंट सुधार के प्रवर्तक कौन थे? तो भाई प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के प्रवर्तक थे वो थे मार्टिन लूथर जूनियर। तो मार्टिन लूथर कौन थे? प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के प्रवर्तक थे। यूटोपिया के लेखक कौन है भाई? तो यूटोपिया के लेखक है टॉमस मोर। कौन है? टॉमस मोर यूटोपिया के लेखक हैं। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौर मंडली सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया किसने? तो केपलर ने बनाया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निम्न वैज्ञानिक की देन तो है न्यूटन की देन है। गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि गैलीलियो ने अपने निम्न ग्रंथ में की। तो भाई गैलीलियो ने गतिशील जो है सिद्धांत उसकी पुष्टि किसमें की थी? दी मोशन में। पेरिस में अकादमी ऑफ साइंस की स्थापना कब हुई? तो पेरिस में अकादमी ऑफ साइंस की स्थापना होती है 1673 ईस्वी में। तो 1673 ईस्वी में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंस की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार से अगर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने हैं, सीबीएसई के सैंपल पेपर को और अच्छी तरह से करना है जिस प्रकार से मैं करा रहा हूं, तो आपको द एडुका जोन के सैंपल पेपर परचेज कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट नोट्स के तहत वहां पर सैंपल पेपर जो है डिजाइन किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से डिजाइन किया गया है। और कहां से आपको परचेज करना है? वो परचेज करना है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सभी के सैंपल पेपर आपको एडुका जोन पे मिल जाएंगे, वहां से अगर वो परचेज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं। तो यह कि 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो किसी भी इतिहास की जानकारी के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं भाई? अभिलेखागारों और संग्रहालयों में रखे गए पुस्तकें होती हैं, मूर्तियां होती है, भवन होते हैं, सिक्के होते हैं, मण मूर्तियां होती हैं, लेख होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात इटली की राजनीतिक और सांस्कृतिक दशा कैसी थी? तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। वहां कोई एकीकृत सरकार नहीं थी। रोम का पोप केवल अपने राज्य में सार्वभौम था और समस्त यूरोप की राजनीति में वो इतना मजबूत नहीं रहा। यानी पुनर्जागरण से पहले जिस प्रकार से चर्च का बोलबाला था, पुनर्जागरण के बाद चर्च की स्थिति पूरी तरीके से कह सकते हैं कि समाप्त हो गई। अब चर्च का उतना महत्व नहीं रह गया जितना पुनर्जागरण से पहले चर्च को महत्वपूर्ण माना जाता था। पुनर्जागरण से पहले चर्च हर प्रकार के काम में दखल अंदाजी देते थे। ठीक है, व्यक्ति चर्च के बिना बताए शादी नहीं कर सकते थे। यानी कोई ऐसा काम नहीं था जो चर्च के बिना बताए किया जा सकता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो स्थिति पूरी तरीके से समाप्त हो गई। चर्च अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से जो है सवाल पूछा जा सकता है, इटली के वेनिस और जेनेवा नगर यूरोप के अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न थे? भाई तो इटली के वेनिस और जेनेवा नगर यूरोप के अन्य नगरों से भिन्नता दो प्रकार से भिन्न थे। पहला भाई यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग जो है राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। बाकी राज्यों में सामंत वर्ग और धर्माधिकारी जो पोप और चर्च वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन जेनेवा और वेनिस में ऐसा नहीं था। धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, इससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। तो इस प्रकार से बाकी यूरोप के राज्यों से वेनिस और जेनेवा काफी अलग थे। पादुआ और बेलोनिया विश्वविद्यालय की जो है वो विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र क्यों थे? क्योंकि भाई यहाँ पर वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी और इसी कारण यहाँ के विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। वकील और नोटरी की बहुत ज्यादा डिमांड थी और इसलिए पादुआ और बोलोनिया जो विश्वविद्यालय है ये विधि शास्त्र के अध्ययन के प्रमुख केंद्र बन गए। 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया? तो भाई धार्मिक, साहित्य और कलात्मक तत्वों को जो है पुनर्जीवित किया गया। किसको? धार्मिक, साहित्य और कलात्मक तत्वों को जो है वहां पर पुनर्जीवित किया गया। इस तरीके से जो है क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो इसको आपको करना है। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप सभी को, बस आपको इतना ही कवर कर लेने से बाहर क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे जाने वाला है। अगला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट वह है मानवतावाद, यानी मानववाद से तुम क्या समझते हो? पुनर्जागरण काल की कला और साहित्य में मानववाद के उदाहरण दो। तो भाई
मानववाद क्या है? तो भाई मानववाद उस दृष्टिकोण का नाम जिसमें वर्तमान समस्याओं को जो है महत्व दिया जाता था, यथार्थवादी समस्याओं को महत्व दिया जाता था। और पुनर्जागरण काल के इतिहास साहित्यकारों और कलाकारों ने मानव के वर्तमान में विशेष रुचि ली, इसीलिए उसे उस साहित्य को मानविकी विज्ञान या मानवतावादी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण को आधुनिक युग का प्रारंभ क्यों समझा जाता है? 2 कारण लिखें। तो पुनर्जागरण को आधुनिक युग का प्रारंभ क्यों समझा जाता है? आप देख सकते हैं सारा कारण बताया गया है। इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है रेनेसा अथवा पुनर्जागरण का क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, रेनेसा अथवा पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? तो भाई 15वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण आया जिसे रेनेसा कहते हैं। यूरोप में से अज्ञान के लंबे अंधकार युग के बाद ज्ञान का एक नया आंदोलन आरंभ हुआ और यूरोप के लोगों के मन में यूरोप की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बीच फिर से रुचि उत्पन्न होने लगी। तो इस तरह से रेनेसा और पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ भी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें भाई पुनर्जागरण यूरोप के किस देश में सबसे पहले आरंभ हुआ और क्यों? तो पुनर्जागरण का आरंभ सबसे पहले कहां होता है? तो इटली में होता है और इटली में ही आरंभ हुआ। इसके पीछे कई कारण थे। तो इटली के नगर जैसे रोम, मिलान, फ्लोरेंस ये व्यापारिक और वाणिज्यिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध थे। जो शहर व्यापार और वाणिज्यिक रूप से समृद्ध होगा वहीं पर जाने के लिए लोग आकर्षित होंगे, वहीं पर लोग जाते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। जैसे वर्तमान में शहर से लोग गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं, ठीक वैसे ही यूरोपवासी इस्लामी जगत के संपर्क में आए और उन्होंने इस प्रकार से क्या? तो इटली के नगर सामंती नियंत्रण से मुक्त थे और इसलिए नगरों के स्वतंत्र वातावरण से पुनर्जागरण को जो है प्रोत्साहन मिलता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, तो कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला है पुनर्जागरण की 3 मुख्य विशेषता बताइए। तो पुनर्जागरण की विशेषता क्या है? ये आपका 6 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 से 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, यूरोप में हुए पुनर्जागरण की कोई 2 प्रभाव का वर्णन करें। छापे खाने के आविष्कार किनको समझा जाता है? यूरोप में पहली छपी पुस्तक कौन सी थी? तो भाई छापे खाने का आविष्कार वो कौन है? गुटेनबर्ग और कैस्टर नामक 2 व्यक्ति को माना जाता है और इन्होंने पहली जो पुस्तक छापी थी वो थी बाइबल। ठीक है, यूरोप में या छापे खाने के माध्यम से जो पहली पुस्तक छापी गई वो थी बाइबल। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे? जी हाँ, मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन 2 व्यक्तियों का सबसे अधिक योगदान था? तो फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन 2 व्यक्तियों का सबसे अधिक योगदान था? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई वो कौन कौन थे? वो थे दांते अलिघियारी और कलाकार जोटो। ठीक है, तो फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का था। जो अलिघियारी ने ये किस विषय पर पुस्तक लिखते थे? इन्होंने धार्मिक विषयों पर लिखा और जोटो ने जीते जागते रूप चित्र बनाए। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई जोटो किससे संबंधित है और अलिघियारी किससे संबंधित है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेनेसा व्यक्ति से क्या अभिप्राय? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये भाई। रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों और जो अनेक कलाओं में कुशल हो। पुनर्जागरण में काल में ऐसे अनेक महान लोग जो अनेक रुचियां रखते थे। तो रेनेसा व्यक्ति शब्द का मतलब होता है अनेक रुचियां रखने वाला। ठीक है, तो यहां से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको कवर कर लेना है दोस्तों। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट कर दीजिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई, आप पिछले साल भी देख सकते हैं, क्वेश्चन सभी वहीं से आए हैं। इसी प्रकार से यथार्थवाद क्या है? 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इटली कला को नया रूप प्रदान किया। इसी को बाद में यथार्थवाद का नाम दिया गया। यथार्थवाद की परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से माइकल एंजेलो और बुआनरोती कौन था? इटली की कला के क्षेत्र में इसका क्या योगदान रहा? तो भाई माइकल एंजेलो एक कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार था। उसने पोप सिस्टीन चैपल के भीतर छत पर चित्रकारी की और दी पाइटा नामक मूर्ति बनाई। तो माइकल एंजेलो की जो प्रसिद्ध मूर्ति है
माइकल एंजेलो की एक प्रमुख मूर्ति है, उसका नाम है दी पाइटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल कई बार जो है डायरेक्ट पूछे। कौन थी? तो मार्चिसा इसाबेला देस्ते जो है मांटुआ राज्य की एक प्रतिभाशाली महिला थी और उसने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया था। जी हाँ, तो भाई इसने अपने पति की अनुपस्थिति में मांटुआ राज्य पर शासन किया था, तो है मार्चिसा इसाबेला देस्ते। ये 1474 से लेकर 1539 तक, और ये एक बहुत प्रतिभाशाली महिला थी। इन्होंने, ठीक है, मांटुआ राज्य की वो यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उसका एक सुनिश्चित विवरण दीजिए। तो भाई 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन जो है 8 नंबर तक क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तो कवर कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ज्यादा समय नहीं है इसलिए वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जहां से पेपर में पूछा जाता है। बाकी सभी क्वेश्चन के जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और चैनल का नाम है द पॉलिटिकल मास्टर। आप सर्च कीजिए, वहां पर आ जाएगा और आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा वहां पर। पुनर्जागरण से क्या भाव है, यह भी काफी बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। यूरोप में पुनर्जागरण के उदय के क्या कारण थे? भाई यूरोप में पुनर्जागरण उदय के क्या कारण थे? पहला धर्म युद्ध, धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोजें, छापे खाने का आविष्कार, कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। तो ये पुनर्जागरण के कारण थे, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है पुनर्जागरण से एक नए युग का आरंभ हुआ, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पुनर्जागरण से एक नए युग का आरंभ हुआ, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, और धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदान की संक्षिप्त चर्चा करें। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कवर करना है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चैप्टर से गारंटी से लिख के लीजिए, इसी से ही क्वेश्चन आने वाला है। तो उसको आपको स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन को आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। पुनर्जागरण काल में व्यापार में वृद्धि और नगरों के उदय के क्या महत्व है? भाई पुनर्जागरण काल में व्यापार में वृद्धि और नगरों का क्या महत्व है, उदय का महत्व था? तो व्यापार की वृद्धि प्रभाव क्या होता है कि मध्य श्रेणी का उदय होता है, राजा का सबल बनना, चर्च और सामंतों की शक्ति का ह्रास हो जाता है। नगरों के उदय का महत्व क्या था कि सामंतों की दासता से मुक्ति होती है और स्वच्छंद वातावरण का विकास हो जाता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई धर्म सुधारकों में 15वीं और 16वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च और पादरियों की किन रीति और प्रथाओं के विरुद्ध आपत्ति थी या आपत्ति की, अथवा धर्म सुधार आंदोलन क्या था, इस आंदोलन के कारण लिखिए, अथवा मार्टिन लूथर कौन था, उसने पोप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। इनमें से एक क्वेश्चन, यानी इसी प्रकार से क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आने वाले चैप्टर से। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, A to Z हर एक क्वेश्चन के साथ हमने उत्तर को यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि आपको उत्तर ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, आपको इसी वीडियो में इसी जो है समय सारी चीजें मिल जाएं। ये कोशिश हमारी यह था कि आपको एक जगह सब चीजें मिल जाए। इसी प्रकार से पुनर्जागरण का जन्म सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ? 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही क्यों हुआ, इसका 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी प्रकार के यहाँ पर जो है उत्तर लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा आपको कर लेना है दोस्तों, सारा का सारा, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले? तो ये आप देख सकते हैं भाई, सामाजिक परिणाम क्या था, कैथोलिक धर्म सुधार में आंदोलन हुआ, राजनीतिक परिणाम, वाणिज्यिक और व्यापार को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का प्रसार किया गया। ये सारी चीजें इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले? पुनर्जागरण काल में यूरोप में महिलाओं की स्थिति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। पुनर्जागरण काल में
यूरोप में महिलाओं की स्थिति के आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। ठीक है, तो वो कौन कौन सी महिलाएं थी या वो महिलाओं ने किस प्रकार से पुनर्जागरण में उनकी स्थिति कैसे रही। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर सभी उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। व्यापारी पारिवारिक महिलाएं, रचनात्मक प्रवृत्ति की महिलाएं, कसांद्रा फेदेल, सभी चीज़ें यहाँ पर ईसाबेला दीस थे, इसकी यहाँ पर फोटो दिखाई गई है। मार्चिसा ईसाबेला दीस थे, सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। आप देख सकते हैं, बार फिर से मैं यहाँ पर कर्सर को नीचे ले आता हूँ, आप इस तरह से इसको आपको ऊपर करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसका आप वीडियो पोस्ट करके आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब ये आपका आखिरी, रेनेसा अथवा पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए और पुनर्जागरण के 2 प्रमुख कारण तथा 3 परिणाम लिखिए। तो ये खत्म होता है यहाँ से हमारा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये लास्ट है। आप देख सकते हैं, रेनेसा अथवा पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए और पुनर्जागरण के 2 प्रमुख कारण तथा 3 परिणाम लिखिए। तो ये है क्लास 11 इतिहास का चैप्टर नंबर 7 या वर्तमान सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है बदलती हुई संस्कृति और परंपराएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कवर कर रखा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आकर पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं इसी प्रकार